दलित साहित्यकारों ने आत्मकथाएं रचकर भारतीय साहित्य को नई दिशा दी है। दलित रचनाकारों ने अपनी आत्मकथाओं में समाज के उस वर्ग के दुख दर्द, खुशी हंसी तथा जीवन के तमाम ऐसे पहलुओं को व्यक्त किया है जो कई सालों तक बहिष्कृत। ब्राह्मणवाद ने इस वर्ग की भूमिका को सेवक दास तक ही सीमित रखकर उसके अस्तित्व को कुचल दिया। इस वर्ग को पाप की संतान मानकर हमेशा लांछित किया गया और इन्हें दया के लायक नहीं समझा गया। साथ ही साथ साहित्य के इतिहास में केवल अभिशाप ही दर्ज है। देखा जाए तो हमारे साहित्य शास्त्री सिद्धांतों पर ही टिके रह गए कि साहित्य समाज का आईना है, समाज की दुख पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। लेकिन दुख की बात है कि समाज की आधी से ज्यादा आबादी को इस लायक नहीं समझा गया कि उसकी वास्तविकता को साहित्य में स्थान दिया गया। जब दलितों ने लिखना शुरू किया, विशेष रूप से अपनी आत्मकथाओं को रचकर अपनी पीड़ा को, सवर्णों की दलितों के प्रति घृणा को अभिव्यक्त करना शुरू किया, तो उन पर कभी जातिवाद को बढ़ावा देने का, कभी अति यथार्थवाद प्रस्तुत करने का आरोप लगाकर खारिज किया जाता रहा। इन आत्मकथाओं पर चर्चाएं भी हुई। आत्मकथा तो एक तरह के शपथ पत्र की तरह, जिसमें पूरी ईमानदारी से घटित घटनाएं व्यक्त की जाती हैं। दलित आत्मकथाओं में जो अनुभव व घटनाएं प्रस्तुत हुई हैं, उन्होंने समाज के संवेदनशील लोगों में एक बेचैनी अवश्य पैदा की है। बहुत से मिथक व भ्रम टूटे हैं, जिन मूल्यों मान्यताओं को बिल्कुल पवित्र व अनालोच्य मानकर बड़ी शान से व्यवहार में प्रयोग ला रहे थे। उसमें छिपी अमानवीयता को उद्घाटित किया है और तब किसी व्यक्ति या समाज को इसका एहसास होता है कि वह जिस बात को अच्छा मानकर व्यवहार कर रहा था असल में वैसी नहीं है, जो तो उसको ग्लानि बोध भी हो सकता है और अपने व्यवहार को भी उचित भी ठहराया जा सकता है। 21वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में दलित चिंतकों ने छुआछूत, वर्ण व्यवस्था व जाति के वैचारिक आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाकर इसको कमजोर किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इस प्रथा को मिटाने के लिए वायदे, घोषणाएं एवं संघर्ष किए, जिसके परिणाम स्वरूप जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो छुआछूत अपराध की तरह माना गया। जाति प्रथा, छुआछूत के विरुद्ध सामाजिक अभियान न चलाने वाले, समाज में व्याप्त जाति भेद, जातिगत संस्कार, विचार, मान्यताओं, रिवाजों, कर्मकांडों, सार्वजनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये समझाने के लिए आत्मकथाओं की आवश्यकता है। मैंने यहाँ कुछ आत्मकथाओं को लिया है। वे हैं जूठन, तिरस्कृत, झोपड़ी से राजभवन तक, मुर्धैया। इन आत्मकथाओं में दलितों के जीवन की समस्याओं का आकलन करने का प्रयास है। हिंदी दलित आत्मकथाओं में आवास और निवास की समस्या महत्वपूर्ण है। एक तो गांव के बाहर छोटे छोटे घास फूस की झोपड़ियों में दलितों को जीना पड़ता है। चारों तरफ गंदगी और माहौल की और इसी परिवेश में उन्हें जीना पड़ता है। उसका और कोई उपचार नहीं है। निवास के बारे में श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी जूठन आत्मकथा में इसका जिक्र किया है। वे लिखते हैं, जोहड़ी के किनारे पर चूहड़ों के मकान थे, जिनके पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, बड़ी बूढ़ी, यहां तक कि नवेली दुल्हनें भी इसी डब्बों वाली के किनारे खुले में टट्टी फरागात के लिए बैठ जाती हैं। उदाहरण समाप्त। बारिश के दिनों में दलितों की बस्तियों की दशा बहुत बुरी होती है। झोपड़ियों में, घरों में पानी भर जाता है। इसका भी जिक्र जूठन में मिलता है। तिरस्कृत के लेखक सूरजपाल चौहान निवास के आसपास के वातावरण के बारे में लिखते हैं कि गांव की पश्चिम दिशा में कोई बाग बगीचा या धान पेड़ तक नहीं है। उस ओर है एक पोखर, जिसमें पूरे गांव की गंदगी आकर गिरती है। इसी पोखर के किनारे छितरे हुए भंगी और चमारों के मोहल्ले बसे हैं।
उद्धरण समाप्त। वैसे भी देश में किसी भी कोने में दलितों की परिस्थिति इस प्रकार की है क्योंकि इनके पास अपनी कोई जमीन, अपना कोई घर नहीं होता। दूसरी समस्या जो हमें दिखाई देती है वह है शिक्षा की समस्या। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों की दयनीय अवस्था का एकमात्र कारण कहा है कि शिक्षा का अभाव। उनका कहना था कि शिक्षा के अभाव के कारण दलितों की अपनी पहचान नहीं हो सकी। सवर्ण व्यवस्था भी उन्हें शिक्षित होकर बुद्धिमान बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें गुलामी एवं नौकरों की आवश्यकता थी। शिक्षा के अभाव के कारण दलित अंधविश्वासी रह गए। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जा रहा था। अम्बेडकर के चिंतन के कारण और शिक्षा के महत्व को समझने के बाद दलित वर्ग शिक्षा की ओर मुड़ने लगा। दलितों का यह बदलाव सवर्ण वर्ग से सहन ना हो सका। इससे उनकी शिक्षा में बाधाएं लाई जाने लगी। जो गांवों में दलितों के प्रति व्यवहार था वह स्कूलों में भी पहुंचा क्योंकि अधिकतर शिक्षक सवर्ण थे। सवर्ण विद्यार्थी भी उसी पद्धति के ही थे। हिंदी की लगभग सारी दलित आत्मकथाएं 1990 के बाद ही प्रकाशित हुई, अर्थात कल तक इस देश में इस पद्धति का बुरा व्यवहार था। डॉक्टर अम्बेडकर ने बार बार कहा था कि दलितों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए शिक्षा ही मुख्य साधन है, परंतु हमारी सवर्ण मानसिकता बदलने को तैयार नहीं थी। मुर्दैया में डॉक्टर तुलसीराम लिखते हैं, उस समय स्कूलों में भी छुआछूत का प्रचलन बहुत ज्यादा था और सवर्ण छात्र प्रायः दलित छात्रों से नहीं मिलते जुलते थे। दूसरा उदाहरण हमें मिलता है, आजादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते थे। सभी बच्चे अपनी कमीज या कुर्ते से झाड़ू लगाते। स्कूल से करीब 1 किलोमीटर दूर तक एक बावली थी जिसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती थी। दीपावली आने से पहले हर साल वहां से हम सभी गीली मिट्टी अपने कपड़ों में बांधकर लाते और स्कूल की पुताई करते थे। श्रमदान करने से जमींदारों के बच्चे बहुत घबराते थे, किंतु दलित बच्चे इसमें सबसे आगे होते। किसी भी मनुष्य के जीवन में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह सत्य है कि मनुष्य का व्यक्तित्व परिवेश में पलता बढ़ता है। परिवेश का योग उसके व्यक्तित्व निर्माण में होता है। घर में माँ बाप बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सामान पद्धति से शिक्षा ना तो दी जाती है, ना इस पद्धति की व्यवस्था है। सुशीला टागभोरे ने भी विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की और दलितों के लिए एक मशाल बनाई। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी आत्मकथा जूठन में शिक्षा के बारे में आए अनुभवों को लिखते हैं कि त्यागियों के बच्चे चूड़के का कहकर चिढ़ाते थे, कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। एक अजीब सी यातनापूर्ण जिंदगी थी जिसने मुझे अंतर्मुखी और चिड़चिड़ा तुनक मिजाजी बना दिया था। स्कूल में प्यास लगे तो हैंडपंप के पास खड़े होकर किसी के आने का इंतजार करना पड़ता था। हैंडपंप छूने पर बवेला हो जाता था। लड़के तो पीटते ही थे, मास्टर लोग भी हैंडपंप छूने पर सजा देते थे। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं और मैं भी उन्हीं कामों में लग जाऊं जिनके लिए मेरा हुआ। डॉक्टर तुलसीराम लिखते हैं कि एक बार कक्षा 3 में मेरे घर वालों ने 2 रुपया पास कराई देने में से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने मुझे फेल कर दिया। यह खबर बाबू साहब बलराम सिंह को जब मालूम हुई तो उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। इसका एकमात्र कारण यह था कि मैं कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते उस स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी बन चुका था। जाति संस्कार समाज के सभी तबकों में सर्वदूर इतने फैल चुके हैं कि जीवन और जगत के सभी हिस्सों में वह व्याप्त है। चाहे बाजार हो, कार्यालय हो, यहाँ तक कि स्कूलों तक इसकी चर्चा होती ही रहती है। जहाँ समता एकता का पाठ पढ़ाना चाहिए, वहाँ शिक्षक वर्ग जाति के आधार पर बंटवारा भी सिखाते हैं।
दलित आत्मकथाओं में एक स्त्री आत्मकथाकार की आत्मकथा काफी चर्चित रही है। कौशल्या बैसत्री की आत्मकथा देहारा अभिशाप में वह कहती है कि जाति के कारण दो पद्धति से छल होता है, एक दलित होने के नाते और दूसरा स्त्री होने के नाते। जाति के कारण सवर्ण लड़के दलित लड़की को परेशान करते हैं। यदि यही लड़की सवर्ण वर्ग की होती तो कोई उसके आगे नहीं आता। दलित आत्मकथाओं की भाषा ज्वाला अथवा ज्वालामुखी जैसी है। नकार, आक्रोश, विद्रोह व्यक्त करने वाली भाषा कभी तत्सम नहीं होगी, ना ही सपाट होगी। यह भाषा लेखक का आक्रोश ही प्रकट करती है। लगभग सभी आत्मकथाओं में स्थानीय बोली का भरपूर मात्रा में प्रयोग हुआ है। गांव के बाहर झोपड़पट्टी में रहने वाले अनेक लोग काम की तलाश में बड़े बड़े शहरों में जाकर आते हैं। सभी आत्मकथाकार उच्च शिक्षित होने के कारण आत्मकथाओं में अंग्रेजी भाषा का उपयोग हुआ दिखाई देता है। इन आत्मकथाओं की भाषा का यह भी वैशिष्ट्य है कि इसमें विभिन्न बोली और भाषाओं का प्रयोग हुआ है, जैसे अंग्रेजी, फारसी, भोजपुरी, अवधी, वहां की स्थान विशेष की बोली का भी प्रयोग हुआ है। शब्दों के विभिन्न रूपों में पुनरुक्ति का प्रयोग इन आत्मकथाओं में दिखाई देता है। शब्दों के प्रयोगों में अरबी शब्दों के सलाम, अखबार, कसम शब्द दिखाई देते हैं, तो फारसी शब्दों में शादी, दोस्त, मेहमान शब्द दिखाई देते हैं। भाषा सौंदर्य का साधन है, वह वैचारिक सौंदर्य का साधन है। जैसे पात्र और परिवेश है, वैसी भाषा का प्रयोग लेखक ने किया है। पात्रों की शिक्षा, दिशा, रहन सहन, सभी प्रकार का विचार आत्मकथाकारों ने अपनी आत्मकथाओं में किया है। प्रतीकात्मक भाषा, विशेषण तथा नाम का विशिष्ट प्रयोग, बिंब, प्रतीक, पात्रानुकूल भाषा का भी प्रयोग हुआ है। हिंदी दलित आत्मकथाएं आज हिंदी साहित्य में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं और हिंदी दलित आत्मकथा एक न एक दिन उच्च शिखर पर अवश्य पहुंचेगी। धन्यवाद।